हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरा को नींद आ रही थी, इसलिए वह महेश के घर के बाहर खड़े मिस्टर सैडो से फोन पर बातें कर रही थी। अचानक ऋषभ मलिक का जिक्र होते ही मिस्टर सैडो ने अंतरा को बताया कि जब उसके आदमी फ्रांस में डॉक्टर मनीषा पर नजर रख रहे थे, तब उन लोगों ने ऋषभ को कई बार मनीषा की क्लिनिक पर आते देखा था। यह जानकर अंतरा के होश उड़ गए थे। मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा से कहा, मुझे अब तक यह नहीं पता चल पाया कि ऋषभ और मनीषा पहले से एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, तो फिर उन दोनों का क्या रिश्ता हो सकता है? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बताया, मेरे आदमी पता लगा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। वैसे मैं कभी ऋषभ से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो बुरा आदमी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो भी तुम्हारे इनफर्टिलिटी वाले मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसलिए शायद वह डॉक्टर मनीषा को ट्रेस करते हुए फ्रांस तक पहुंच गया है। यह सुनकर अंतरा को और बड़ा झटका लगा। आज पार्टी में ही ऋषभ के बारे में उसकी तन्वी के साथ बात हुई थी। तन्वी ने बताया भी था कि ऋषभ फ्रांस गया है, लेकिन अंतरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो डॉक्टर मनीषा को इन्वेस्टिगेट करने गया होगा। अंतरा यह सब सोच रही थी, तभी बेडरूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और बाहर से ध्रुव की आवाज आई। आधी रात को इतना शोर क्यों कर रही हो? तुम मुझे सोने दोगी या नहीं? ध्रुव की आवाज सुनकर अंतरा को ख्याल आया कि अगर ध्रुव सोएगा नहीं तो महेश को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए अंतरा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए फोन पर कहा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा। आप भी कम से कम गाड़ी में बैठकर आराम कीजिए। ठीक है, बाय। मिस्टर सैडो को भी फोन पर अंतरा की साइड से कुछ आवाज सुनाई दी, इसलिए उसने भी बिना बहस किए बाय बोलकर फोन रख दिया। इस तरफ अंतरा बिना कोई आवाज किए वापस बेड पर जाकर लेट गई। ध्रुव को भी बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वह वापस अपने रूम में चला गया। पास वाले रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर अंतरा ने चैन की सांस ली। कुछ देर तक अंतरा जागती रही। उसे नींद आने ही वाली थी कि अचानक दीवार पर उसे एक परछाई दिखी। अंतरा की नींद उड़ गई। उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगा। उसने दरवाजा तो अंदर से लॉक किया हुआ था और दरवाजे के आगे एक टेबल भी रखा हुआ था, इसलिए वहां से किसी का रूम के अंदर आना नामुमकिन था और दरवाजे को छोड़कर रूम में सिर्फ खिड़की से आया जा जा सकता था। अंतरा को एहसास हुआ कि मिस्टर सैडो के साथ बात करने के बाद जब वह अंदर आई, तब उसने फ्रेंच विंडो खुली रखी थी और खिड़की से सिर्फ एक इंसान अंदर आ सकता था और वो गायत्री थी। अंतरा और गायत्री दोनों के रूम अगल बगल में थे और एक पतली बालकनी भी थी, जहां से आराम से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता था। अंतरा अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी, इसलिए वो अपनी सांसें रोककर ध्यान से सुनने लगी। उसे पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंतरा ने बाकी सब भूलकर अपना पूरा ध्यान सुनने पर लगा दिया, ताकि गायत्री और अपने बेड के बीच की दूरी का अंदाजा लगा सके। उसके बाद एक झटके से अंतरा बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। बाहर से आ रही हल्की रोशनी में उसे गायत्री दिखी। गायत्री के हाथ में एक बोतल थी, जिसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड था। गायत्री बेड के नजदीक ही आ रही थी, लेकिन अचानक अंतरा के उठ जाने से वो कुछ सेकंड्स के लिए चौंक गई। इस बात का फायदा उठाते हुए अंतरा ने तुरंत दरवाजे को सटाकर रखे टेबल को धक्का देकर हटा दिया, जिससे जोर से एक ककर सा आवाज उठी। गायत्री ने खुद को संभाला और हंसते हुए अंतरा से पूछा, अरे तुम सोई नहीं? अंतरा बेडरूम के दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी थी। उसने सावधानी से पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? यह सुनते ही गायत्री ने कहा, उह, मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम मेरा स्वेलो नेस्ट पी गई, रुद्र से मेरी शादी तुड़वा दी।
यहाँ तक कि मीडिया के सामने मेरा मेकअप उतार कर मेरे फोटो खिंचवाए और इंटरनेट पर मेरी बदसूरती का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो मैं सोच रही थी कि जो कड़वी दवा तुमने मुझे दी थी, वो तुम भी एक बार चखो। यह सुनकर अंतरा समझ गई थी कि गायत्री उसका चेहरा खराब कर देना चाहती थी। उसके हाथ में पकड़ी बोतल का लिक्विड खतरनाक मालूम पड़ रहा था। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मेरा चेहरा बिगाड़ कर लोगों के दिल में तुम्हारी इंप्रेशन वापस पहले जैसी हो जाएगी? हूँ, अभी तक तुम समझ नहीं पाई कि मैंने पूरी दुनिया के सामने इसलिए मैंने तुम्हारा मेकअप खराब किया था, ताकि सब लोगों को तुम्हारा बदसूरत चेहरा याद रहे और लोगों के साथ रुद्र को भी याद रहेगा। इसलिए अब यह सब करने का कोई फायदा नहीं। अंतरा की बात सुनकर गायत्री गुस्से से तिलमिला उठी। तो अब तुम मुझसे भी बदसूरत दिखेगी। यह कहते हुए गायत्री बोतल को उठाते हुए आगे बढ़ी और लिक्विड अंतरा पर फेंक दिया। लेकिन बिल्कुल इसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अंतरा ने टेबल हटाने से जो आवाज उठी थी, उससे ध्रुव फिर से उठ गया था। इस बार वह अंतरा को सबक सिखाना चाहता था। वह बाहर आया और उसने गुस्से से अंतरा के रूम का दरवाज़ा खोला। गायत्री के लिक्विड फेंकने की वजह से अंतरा नीचे झुक गई और वो लिक्विड सीधा ध्रुव के चेहरे पर गिरा। शुरू में वह लिक्विड ध्रुव को ठंडा लगा, लेकिन एक ही सेकंड में इतना गर्म हो गया कि ध्रुव को जलाने लगा। मॉम डैड आ! ध्रुव जमीन पर गिरकर चीखते हुए तड़पने लगा। यह देखकर गायत्री भाग रही थी, लेकिन अंतरा बहुत तेज थी। उसने गायत्री के पैर पर जोर से एक लात मारी, जिससे गायत्री को इतना दर्द उठा कि वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। ध्रुव की चीखों से महेश और लता जाग गए और भागते हुए कमरे में आए। उन लोगों ने देखा कि गायत्री जमीन पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। ध्रुव अभी भी रो रहा था। अंतरा कॉटन के कपड़े से ध्रुव के चेहरे पर लगा लिक्विड साफ कर रही थी। अंतरा ने सोचा भी नहीं था कि गायत्री के हमले से बचने के लिए जब वो झुकेगी, इत्तेफाक से उसी वक्त ध्रुव आकर दरवाज़ा खोलेगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? यह बोलकर लता पैनिक में सीधा ध्रुव के पास जाकर बैठ गई। उसने देखा कि ध्रुव का चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत घबराई गई थी। अंतरा अभी भी कॉटन के कपड़े से ध्रुव के चेहरे पर बचा हुआ लिक्विड साफ कर रही थी। जाहिर सी बात थी कि लता की नज़र में तो अंतरा ही दोषी थी। उसने अंतरा को धक्का देकर ध्रुव को अपने हाथों में ले लिया और कहा, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया? अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की थी तो हमसे कह दी। यह तो बच्चा है। ध्रुव के चेहरे पर घाव देखकर महेश भी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने भी अंतरा से यही पूछा कि उसने ध्रुव के साथ क्या किया। अंतरा ने एक आह भरी और खड़े होते हुए कहा, मिस्टर दीक्षित, अगर आपकी जगह मैं होती तो पहले ध्रुव को हॉस्पिटल लेकर जाती। उसके चेहरे पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया है। अगर जल्दी से इसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो सकता है। यह सुनकर लता डर के मारे कांपने लगी। उसने रोते हुए अंतरा को कोसना शुरू कर दिया। जब से तुम घर आई हो तब से मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। तुमने स्वेलो नैश सूप मांगा तो मैंने तुरंत बना दिया। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसी हैवानियत करने की क्या ज़रूरत थी? यह कहते हुए लता ने ध्रुव को अपने गले लगा लिया। ध्रुव अभी भी तड़प रहा था, लेकिन लता को उसे हॉस्पिटल ले जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं थी। उसे बस अंतरा को दोषी ठहराना था। लता ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को नुकसान पहुँचाया था, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। लेकिन इसके लिए मेरे बच्चे पर एसिड फेंकने की क्या ज़रूरत थी? लता ने जानबूझकर अतीत की बात कही थी ताकि महेश को पता चले, लेकिन फिलहाल महेश को किसी चीज़ की नहीं पड़ी थी। उसने लता के हाथों से ध्रुव को उठाया और सीढ़ियां उतरने लगा। जाते जाते उसने कहा, पहले ध्रुव को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, बाकी बातें बाद में। यह कहते हुए वह नीचे उतर गया। उसके पीछे लता और अंतरा भी जल्दी से उतरे। महेश दौड़ते हुए घर के बाहर आया और ध्रुव को गाड़ी के बीच वाली सीट पर बिठाया।
लता भी ध्रुव के पास बैठी। महेश ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर दरवाज़ा बंद ही किया था कि लता ने कहा, सुनिए, अगर इसे यहीं रख कर गए तो इसे भागने का मौका मिल जाएगा। इसे भी हॉस्पिटल साथ लेकर चलिए ताकि इसे पता चले कि इसने क्या किया है। महेश ने बिना कुछ कहे अपनी सहमति दिखाई और अंतरा की तरफ देखा। अंतरा गाड़ी के पास ही खड़ी थी। महेश की नज़रों से वह समझ गई कि उसे साथ जाना है। अंतरा ने अपना सर झुकाया और हाथ से अपना मुंह छुपाकर धीरे से हंसी, लेकिन फिर से अपने हाव भाव गंभीर करते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और महेश के पास वाली पैसेंजर सीट में बैठ गई। दरवाज़ा बंद करते हुए अंतरा ने ताना दिया, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जो भाग जाऊंगी, जल्दी चलिए। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। इमरजेंसी रूम में महेश ने चिंतित चेहरे के साथ डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने ध्रुव का घाव चेक किया और एक आह भरते हुए कहा, काफ़ी हद तक सल्फ्यूरिक एसिड पहले ही चेहरे से साफ कर दिया गया था, इसलिए हो सकता है कि कुछ निशान रहें, लेकिन चेहरा खराब होने के चांसेस नहीं है। डॉक्टर की बात खत्म होते ही लता ने अंतरा से कहा, पहले तो तुमने मेरे बेटे पर एसिड फेंका और उसके बाद तुम्हारे रूम में अटैच्ड बाथरूम होने के बावजूद तुमने एसिड को पानी से साफ करने के बदले कपड़े से साफ किया। इससे यही साबित होता है कि तुम वक्त बर्बाद कर रही थी ताकि ध्रुव का चेहरा खराब हो जाए। यह कहते हुए लता ने अंतरा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अंतरा ने तुरंत पीछे हटकर खुद को बचा लिया। लता के ऐसे बर्ताव के बावजूद अंतरा एकदम शांत थी। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे ध्रुव का चेहरा खराब ही करना होता तो मैं एसिड साफ भी नहीं करती। यह सुनकर महेश गुस्से से कांपने लगा। वो अंतरा पर चिल्ला उठा, तुम इंसान हो या जानवर? ध्रुव एक छोटा बच्चा है, वह मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। अब अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। महेश के यह बोलते ही डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा, सर, मैंने कहा ना, आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड पानी से मिल जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में हीट रिलीज करता है, जिससे स्किन जल जाती है और चेहरा खराब हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉटन के कपड़े से साफ करने का फैसला एकदम सही था, क्योंकि इसी वजह से बच्चे की स्किन जलने से बच गई। डॉक्टर की बात सुनकर महेश और लता दोनों चौंक गए। इसका एक ही मतलब था कि अंतरा ने ध्रुव को बचाया था। महेश को यकीन नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर फिर से पूछा, डॉक्टर, क्या सच में कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करने का डिसीजन सही था? जवाब में डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल, इस मैडम ने बिना वक्त गंवाए मामले को बहुत अच्छे से हैंडल किया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता था। यूसी, सल्फ्यूरिक एसिड लोहे को भी पिघला सकता है, तो इंसान के शरीर की क्या ही बिसात। इतना बोलकर डॉक्टर ने अंतरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर यह लेडी वहां मौजूद नहीं होती तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। डॉक्टर की बात सुनते ही महेश का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। यह देखकर लता तुरंत महेश के पास गई और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, लेकिन अंतरा को कैसे पता था कि सल्फ्यूरिक एसिड को कॉटन से साफ किया जाता है? ऐसी इमरजेंसी में कोई भी इंसान घाव को पहले पानी से साफ करने के बारे में सोचेगा। अगर अंतरा को पहले से इस बारे में पता था, इसका क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। लता की बात सुनकर फिर से महेश के हाव भाव गुस्से में बदलने लगे। काफी देर से चुपचाप खड़ी अंतरा ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, मिसेस दीक्षित, हाई स्कूल के केमिस्ट्री क्लास में यह सिखाया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर गलती से स्किन पर लग जाए तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। आपको यह पता नहीं है? इसका मतलब आप हाई स्कूल भी नहीं गई। यह सुनते ही लता के चेहरे का रंग उड़ गया। अंतरा की आंखों में साफ दिख रहा था कि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी। वह लता को और जलील करने वाली थी। अंतरा ने लता की तरफ देखते हुए आगे कहा, मैंने आपके बेटे को बचाया,
लेकिन आप हैं कि मेरे मुंह पर कीचड़ उछालने का एक मौका नहीं छोड़ती। इतना बोलने के बाद अंतरा ने महेश की तरफ देखते हुए कहा, आप एक इज्जतदार आदमी हो मिस्टर दीक्षित, लेकिन आज आपकी ही पत्नी ने आपको शर्मिंदा कर दिया। एक इंटरनेशनल गार्डन डिजाइनर की पत्नी हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ी। आपने ऐसी अनपढ़ औरत से कैसे शादी कर ली? यह सुनकर महेश की काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। उन लोगों के आसपास खड़े डॉक्टर, नर्स वगैरह अंतरा की बात सुनने के बाद महेश को देख रहे थे। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद महेश तुरंत ठंडा पड़ने लगा। उसने कहा, मिस अंतरा, यह एक पब्लिक प्लेस है। मैं समझता हूँ कि आपको बुरा लगा है क्योंकि आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि घर जाकर हम इस बारे में आगे बात करेंगे। इसलिए आप सबके सामने प्लीज़ हमारा मजाक ना बनाएं। यह सुनकर अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ी और चुपचाप जाकर बेंच पर बैठ गई। अंतरा ने ऐसा बर्ताव किया कि वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। यह देखकर आखिर महेश ने राहत की सांस ली और शांत हुआ। लता की तो बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी महेश ने लता का कंधा जोर से दबाकर उसे चेतावनी दी कि अब वो कोई तमाशा ना करे। महेश के मिजाज को देखकर अब लता की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। ध्रुव दीक्षित का कोई रिलेटिव है यहाँ पर? नर्स ने आवाज लगाई। यह सुनते ही महेश ने पहले लता की तरफ देखकर उसे फिर एक बार आंखों से चेतावनी दी। उसके बाद नर्स की तरफ देखकर कहा, जी, मैं उसका फादर हूँ। नर्स ने बताया कि ध्रुव को वॉशरूम जाना है, इसलिए महेश उसे लेकर जाए। महेश ने पूछा कि क्या उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो गई है। नर्स ने जवाब दिया कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो घर पर ही दे दी गई थी, इसलिए डॉक्टर को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। नर्स ने दवाई का प्रिस्क्रिप्शन देते हुए आगे बताया कि ध्रुव को वो टाइम टू टाइम दवाई देनी पड़ेगी। फिलहाल ध्रुव को थोड़ा दर्द तो रहेगा, लेकिन थोड़े दिनों में वो रिकवर हो जाएगा। यह सुनकर महेश ने चैन की सांस ली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नर्स का शुक्रिया अदा किया। नर्स ने महेश से कहा, आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे थे। अगर आपको थैंक यू कहना ही है तो उनसे कहिए जिसने आपके बेटे को घर पर ट्रीट किया था। इसके जवाब में महेश ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसके बाद वह ध्रुव को वॉशरूम लेकर गया। हमेशा शैतानी करने वाला ध्रुव आज बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो बिना कोई जिद किए महेश की हर बात मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई अलग ही ध्रुव हो। दूसरी तरफ लता ने अंतरा के पास बैठते हुए कहा, मिस अंतरा, आपकी चालाकियों से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। अगर आपकी माँ आपसे आधी भी इंटेलिजेंट होती तो शायद उसे मरने की नौबत नहीं आती। लता ने सीधा अंतरा की दुखती रग पर हाथ रखा था। अंतरा ने उसे जवाब दिया, इंटेलिजेंट होकर भी क्या फ़ायदा मिसेस दीक्षित, आपको ही देख लो। अपने इतनी चालाकी करके महेश दीक्षित से शादी तो कर ली, लेकिन 20 साल से उसकी नौकरानी से ज़्यादा कुछ बन नहीं पाई। यह सुनते ही लता ने कहा, इस हिसाब से तो हम दोनों एक जैसे हुए, क्योंकि तुम्हारी भी तो आहूजा निवास में यही औकात थी। अंतरा ने लता को टोका कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि लता कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन अंतरा ऐसी नहीं है। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए वो बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा वो लोगों को बचाती हैं, जैसे कि आज उसने ध्रुव को बचाया था। अंतरा का कहना था कि वो चाहती तो आज ध्रुव का चेहरा हमेशा के लिए खराब होने दे सकती थी। लता ने मजाक उड़ाया कि क्या अंतरा यह चाहती है कि अपनी मेहरबानी के लिए लता उसे थैंक यू कहे? यह सुनकर अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता थैंक यू बोलने के बाद अगले ही पल आप मेरी पीठ में छुरा घोंप दो। जब तक महेश ध्रुव को लेकर वापस नहीं आया था, तब तक उन दोनों के बीच में ऐसी ही बातें चलती रही। घर पर वापस जाते वक्त
वो लोग गाड़ी में पहले की तरह ही बैठे थे। महेश और अंतरा आगे, लता और ध्रुव बीच वाली सीट पर। महेश गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा काफी सीरियस लग रहा था। आज जो हुआ था उससे महेश के मन में शक पैदा हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी सौतेली बेटी के इरादे ठीक नहीं थे। लता ने कहा, सुनिए, मैं कुछ दिनों तक ध्रुव के साथ उसके रूम में सोऊंगी। ध्रुव अभी छोटा है। आज जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। लता की बात सुनकर महेश ने गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आमतौर पर जब महेश कोई जवाब नहीं देता तो इसका मतलब होता है कि वो गुस्से में है। कुछ देर बाद अचानक से महेश ने कहा, गायत्री को बोल देना कि कल ही घर छोड़कर चली जाए। यह सुनकर लता के होश उड़ गए। उसने पूछा, कल? लेकिन क्यों? यह सुनकर महेश को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम वजह पूछ रही हो? वो आधी रात को अंतरा के रूम में आकर उस पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंकना चाहती थी। ऐसी लड़की को अगर मैंने अपने घर में रखा तो एक दिन मेरे ही परिवार में से किसी की मौत हो जाएगी। यह सुनकर लता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन गायत्री को गालियां दी कि उसकी बेटी सच में गधी है। जो काम किसी को पैसे देकर बाहर करवाया जा सकता था वो उसने खुद करना चाहा, वो भी घर के अंदर। लता ने महेश को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए, गायत्री थोड़ी परेशान है। उसने रुद्र से सच्चा प्यार किया है, लेकिन रुद्र ने उससे अलग होने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से वो सदमे में है। लता की सफाई सुनकर महेश ने गुस्से में स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। महेश ने कहा कि रुद्र का गायत्री से अलग हो जाना पहले से तय था। जो आदमी अपनी बीवी अंतरा का नहीं हो पाया वो गायत्री का कैसे हो सकता था? महेश ने पूछा कि रुद्र और अंतरा 4 साल से शादीशुदा थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि गायत्री उन दोनों की शादी के बाद ही रुद्र से मिली होगी। तो फिर क्या गायत्री को यह नहीं पता था कि रुद्र शादीशुदा है और उसका जीजा लगता है? महेश की बात सुनकर अंतरा मन ही मन हंसने लगी। उसने सोचा कि लोग ऐसे ही होते हैं। एक बार उनके अंदर नाराजगी का बीज बो दिया जाए तो बहुत जल्द वो बीज पेड़ बनना शुरू हो जाता है और फिर वो पेड़ को काटने का भी कोई तरीका नहीं होता। गायत्री के मामले में भी यही हुआ था। जब महेश उसे पहली बार मिला था तो उसे लगा था कि वो लता की मासूम बेटी है। लता ने उसे यही बताया था कि गायत्री ने बचपन से बहुत तकलीफें झेली हैं। महेश ने खुद भी बचपन से बहुत स्ट्रगल की थी और अब एक इज्जतदार मिस्टर दीक्षित बन गया था। उसे अपनी सौतेली बेटी का ख्याल रखकर समाज में अपनी इज्जत को और बढ़ाना था। इसलिए अपनी सगी बेटी ना होते हुए भी वो गायत्री को बेटी जैसा प्यार देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ था उसके बाद महेश को एहसास होने लगा था कि उसकी सौतेली बेटी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता और ऊपर से वो हिंसक भी है। अब महेश को यह डर था कि कहीं गायत्री की वजह से उसका नाम खराब ना हो जाए और आज तो उसने महेश के इकलौते बेटे पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका था। भले ही ध्रुव गायत्री का टारगेट नहीं था, लेकिन उसकी वजह से ध्रुव को घाव तो मिला ही था। इसलिए महेश अपने गुस्से को पी नहीं सकता था। महेश ने कहा, लता, अब से गायत्री के साथ तुम भी कोई रिश्ता मत रखना। उसके अंदर बंसल परिवार के जीन्स हैं। बंसल परिवार के लोग भी थोड़े पागल ही हैं। माधुरी भी ऐसी ही थी, इसलिए उसका छोटा भाई भी ऐसा ही होगा। गायत्री का सगा बाप अभी जिंदा है ना, तो अब गायत्री उसके साथ ही रहे। महेश के यह शब्द गायत्री को घर से निकालने का फरमान थे। महेश ने अपने और गायत्री के बीच में एक सीमा बना दी थी। महेश ने अंतरा के परिवार की बुराई की, यह भी अंतरा ने चुपचाप सुन लिया। अंतरा ने खुद की एक खासियत बना ली थी कि वो कभी भी तुरंत जवाब नहीं देती थी, बल्कि वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करती थी। यह उसे मिस्टर सैडो ने सिखाया था। लता ने फिर से महेश को मनाने की कोशिश की,
लेकिन महेश ने उसे चुप कराते हुए कह दिया, अब इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। मैंने फैसला कर लिया है और अब वो बदलेगा नहीं। यह सुनकर लता ने विनती करते हुए कहा, लेकिन आप इतना तो सोचिए कि गायत्री प्रेग्नेंट है। कम से कम उसे इतना तो वक्त दीजिए कि वो अपने लिए रहने की जगह का इंतजाम कर ले। महेश कुछ जवाब दे उसके पहले अंतरा ने कहा, मामा का पुराना घर खाली पड़ा है। गायत्री मामा की बेटी है, इसलिए वैसे भी वो घर गायत्री को ही मिलने वाला है। इसलिए अगर गायत्री चाहे तो वहाँ रह सकती हैं। अंतरा की बात सुनकर महेश ने कहा कि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यह सुनकर लता ने अपने दांत पीसे और कहा, वो घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा होगा। उसकी साफ सफाई, कलर वगैरह करवाना पड़ेगा, इसलिए उसमें कुछ दिन लग जाएंगे। आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा। यह बात महेश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहता था कि गायत्री तुरंत उसके घर से निकल जाए। अगर घर ठीक करने में वक्त लगता है तो पूरा शहर होटलों से भरा पड़ा है, वो कहीं भी रह सकती है। लेकिन दूसरी तरफ महेश को यह भी डर था कि बाहर जाकर गायत्री ने लोगों से अनाप शनाप बातें की तो उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। महेश ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए कहा, ठीक है, गायत्री और थोड़े दिन घर में रह सकती है, लेकिन उसे बोलो कि कल से घर का काम शुरू करवा दे। जैसे ही घर तैयार हो जाता है, गायत्री को तुरंत शिफ्ट होना पड़ेगा। इतना बोलकर महेश ने अंतरा से पूछा कि अगर गायत्री और कुछ दिन घर में रहे तो उसे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। अंतरा ने जवाब दिया कि उसे भला क्यों कोई ऑब्जेक्शन होगा। महेश ने बताया कि वो ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि गायत्री ने हमला तो असल में अंतरा पर ही किया था। महेश का कहना था कि पहले तो गायत्री ठीक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो ऐसी कैसे हो गई कि आधी रात को किसी के ऊपर एसिड फेंकने आ गई। महेश को जवाब देते हुए अंतरा ने कहा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, लेकिन हम उसी को सच मान लेते हैं। महेश अंतरा की बात का मतलब समझ रहा था। उसने अंतरा से कहा, मिस अंतरा, आज जो हुआ उसके बारे में हम घर चलकर बात करेंगे। मैं आपको सफाई दूंगा। इसके जवाब में अंतरा ने तुरंत कहा, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए मिस्टर दीक्षित। आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसके लिए मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। और रही बात गायत्री की, तो उसकी और मेरी दुश्मनी का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप फिक्र ना करें। इस मैटर से आपके और कश्यप अंकल के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। महेश को यही चाहिए था। उसने अंतरा की तारीफ करते हुए कहा, मिस अंतरा, आप बहुत समझदार और अच्छी हैं। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। उसका प्लान बिना किसी अड़चन के शुरू हो गया था, इसलिए वो काफी खुश थी। लता समझ गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, सिचुएशन बदल नहीं सकती। इसलिए उसने फिलहाल अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, अंतरा, मैं आज ध्रुव के लिए बहुत डर गई थी, इसलिए गुस्से में मैंने जो मन में आया वो तुम्हें बोल दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। तुम भी अपने मन में कोई बैर मत रखना। यह सुनकर अंतरा को लगा कि लता को एक्ट्रेस बनना चाहिए था। अंतरा ने भी लता के ड्रामे में हिस्सा लेते हुए कहा, मैं समझती हूँ मिसेस दीक्षित, कोई भी माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर वो ही करेगी जो आपने किया था, इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मैंने की थी, आप मुझसे बड़ी हैं। आपने जो भी किया हो, मुझे लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। इसके जवाब में लता ने अपनी झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंतरा, तुम वाकई में समझदार हो। अगर गायत्री में तुमसे आधी भी समझ होती तो वो आज इतनी तकलीफ में नहीं होती। अंतरा ने जवाब दिया, दरअसल गायत्री बुरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत जल्दी जेलस फील करने लगती है, लेकिन मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इस वक्त अंतरा और लता की एक्टिंग देखकर ऑस्कर जूरी भी कंफ्यूज हो जाती
कि किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दें। महेश को लगा था कि अंतरा लता की गलती की वजह से उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। उसने सोचा भी नहीं था कि अंतरा लता को इतनी आसानी से माफ़ कर देगी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अंतरा एकदम विनम्रता से बात कर रही थी, जिसकी वजह से महेश के दिल में उसके लिए और इज्जत बढ़ गई। अंतरा और गायत्री दोनों ही महेश की बेटियां थी। हालांकि गायत्री हिंसक थी, वो अंतरा पर एसिड फेंकना चाहती थी, लेकिन अंतरा समझदार थी। उसने ना सिर्फ खुद को लेकिन महेश के इकलौते बेटे को खूबसूरत चेहरा खराब होने से बचा लिया था। अंतरा ने इस बात की भी गारंटी दी थी कि इस घटना की वजह से वो नीरज कश्यप के साथ महेश का रिलेशन खराब नहीं होने देगी। इससे महेश के दिल में अंतरा के लिए खास जगह बन गई थी। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। ध्रुव के कमरे में लता और ध्रुव चले गए। अंतरा और महेश भी अपने अपने कमरे में चले गए। अंतरा की नज़र अपने रूम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे का एक हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से थोड़ा गल गया था। अंतरा ने फिर से दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और अपने बेड पर आकर लेट गई। उसने अपना फ़ोन देखा तो उस पर मिस्टर सैडो का एक अनरीड मैसेज था। सल्फ्यूरिक एसिड धारावाही की ए टू जेड केमिकल्स नाम की दुकान से खरीदा गया था। टाइम आज दोपहर 12:39 सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि गायत्री खुद अपनी गाड़ी से उस दुकान पर गई थी। मैसेज पढ़ने के बाद अंतरा ने फ़ोन साइड पर रख दिया। उसे ख्याल आया कि आज दोपहर को गायत्री को पता भी नहीं था कि अंतरा महेश के घर रहने आने वाली है। इसका मतलब उसने पहले से ही अंतरा का चेहरा खराब करने के बारे में तय कर लिया था। अंतरा ने पूरी दुनिया को गायत्री का बदसूरत चेहरा दिखा दिया था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो बदला लेना चाहती थी। लेकिन किसी के चेहरे से मेकअप उतारना और एसिड फेंकना बिल्कुल अलग बात थी। एसिड से ज़िंदगी भर के लिए चेहरा खराब हो जाता है। अंतरा को ख्याल आया कि क्या गायत्री उसके चेहरे से इतनी नफरत करती थी कि उसे इतना गहरा घाव देना चाहती थी। गायत्री ने अपने इस प्लान के बारे में लता को बताया नहीं था और जब अंतरा महेश के घर रहने आ गई तो गायत्री को उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपने प्लान को वक्त से पहले एग्जीक्यूट करने का फैसला कर लिया था। अंतरा को लगा कि मिस्टर सैडो ने अभी अभी सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से खरीदा गया था इसका मैसेज भेजा था, इसलिए हो सकता है कि वो इसके बारे में पता लगाने गया होगा और लौटा नहीं होगा। उसने फिर से अपना फ़ोन उठाया और मिस्टर सैडो को टेक्स्ट भेजा, क्या आप अभी भी घर के बाहर हो? तुरंत मिस्टर सैडो का रिप्लाई आया, मैं यहीं हूँ, लेकिन तुम्हें सो जाना चाहिए, सुबह के 4 बजने वाले हैं। अंतरा ने रिप्लाई किया कि उसे नींद नहीं आ रही है और फिर उसने पूछा कि क्या मिस्टर सैडो उन लोगों के पीछे हॉस्पिटल भी आया था? मिस्टर सैडो ने हाँ में जवाब दिया। अंतरा ने तुरंत रिप्लाई में पूछा कि किसी ने मिस्टर सैडो को देखा तो नहीं, क्योंकि आज उसने मास्क नहीं पहना था। सामने से जवाब आया कि किसी ने तो उसे देख लिया था। यह जानकर अंतरा चौंक गई। मिस्टर सैडो ने अंतरा को बताया कि वो इसलिए मास्क पहनता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं अंतरा उसका असली चेहरा देखकर उसे छोड़ ना दे। बाकी दुनिया उसके चेहरे को देखकर कुछ भी कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पढ़कर अंतरा ने सोचा कि मिस्टर सैडो एकदम बचकानी बातें कर रहे हैं। अंतरा ने रिप्लाई किया कि वो मिस्टर सैडो के बच्चे की मां बनने वाली हैं, तो फिर उसे कैसे छोड़कर जा सकती हैं। मिस्टर सैडो ने अंतरा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंतरा को सो जाने कहा। इस बार अंतरा ने भी उसकी बात मानते हुए फ़ोन साइड पर रख दिया। अंतरा के रूम की फ्रेंच विंडो से चांद की खूबसूरत रोशनी अंदर आकर कमरे में हल्का उजाला कर रही थी। पहले अंतरा को हमेशा यह बात खटकती थी कि मिस्टर सैडो अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि मिस्टर सैडो ने उसे वो सब दिया है जो उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। और रही बात चेहरे की, तो मिस्टर सैडो के मास्क पहनने की वजह अंतरा को पता चल ही गई थी, इसलिए उसे पता था कि आज नहीं तो कल वो अपना मास्क उतार ही देगा। यह सब सोचते हुए अंतरा को पता ही नहीं चला कि उसकी कब आंख लग गई।
अंतरा को तो चैन की नींद आ गई थी, लेकिन बाकी लोगों को पूरी रात नींद नहीं आई थी। गायत्री को यह सोचकर नींद नहीं आई थी कि अब उसका क्या होने वाला था। लता ने सुबह जल्दी उठकर महेश के लिए नाश्ता बनाया था। अंतरा भले ही देर से सोई थी, लेकिन उसे भी सुबह जल्दी उठना पड़ा था, क्योंकि आज आकर्ष एक टॉक शो के लिए शूटिंग करने जाने वाला था। अंतरा टाइम पर स्टूडियो पहुंच गई थी। अंदर जाते ही उसे तन्वी मिली। तन्वी ने अंतरा के गले मिलते हुए कहा, मैं तो आज तुझे पिक करने होटल सहारा जाने वाली थी, लेकिन विक्रांत ने बताया कि तू फिलहाल वहां नहीं रहती। क्या चक्कर है मैडम? कहीं मिस्टर शैडो ने तेरे लिए कोई बंगलो तो नहीं खरीद लिया? अंतरा ने सेट की तरफ चलते चलते तन्वी को सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया। यह सब सुनकर तन्वी तुरंत चिढ़ गई। उसने कहा, यह दोनों माँ बेटी कितनी बेशर्म है। एक ने तेरी माँ के पति को छीन लिया और दूसरी ने तेरे पति को। दोनों ही रखैल है साली। तन्वी की बात पर अंतरा ने कोई कमेंट नहीं की। अब तक वो लोग मेकअप रूम में पहुंच गए थे। अंतरा ने तुरंत आकर्ष को मेकअप करना शुरू कर दिया। सब कुछ टाइम से चल रहा था। आकर्ष के तैयार होते ही शूटिंग शुरू हो गई। सुबह से दोपहर, शाम और आखिर रात हो गई थी। अंतरा सेट पर नहीं गई थी, बल्कि मेकअप रूम में ही रुकी थी। बीच बीच में आकर्ष वापस आता और अंतरा उसका टचअप कर देती। तन्वी आकर्ष के असिस्टेंट की तरह उसके साथ घूम रही थी। सेट पर जाकर भी वो एक कोने में बैठी रहती। जब भी तन्वी आकर्ष की तरफ देखती तो आकर्ष घबरा जाता और यह बात उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। कितना भी बड़ा स्टार हो, अगर उसका बॉस उसे घूर रहा हो तो वो नर्वस हो ही जाएगा। आकर्ष के हाव भाव देखकर शो के होस्ट ने कहा, लगता है आकर्ष यहाँ के माहौल में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। आकर्ष ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, माहौल तो ठीक है, लेकिन लोगों को देखकर थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। यह सुनते ही होस्ट ने हंसते हुए कहा, लेकिन जब आपका कॉन्सर्ट होता है तो आपके सामने लोगों का एक समंदर होता है। यहाँ तो 100 लोग भी मुश्किल से होंगे। आकर्ष ने जवाब दिया कि उसके सामने कितने लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे लोग हैं उससे फर्क पड़ता है। आकर्ष ने बताया कि खास लोगों को देखकर उसे नर्वसनेस महसूस होती है। होस्ट ने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा कि तो आज यहाँ पर वो लोग भी हैं जो आकर्ष के लिए खास हैं। आकर्ष होस्ट को बता नहीं सकता था कि वो खास इंसान उसकी लेडी बॉस थी। हालांकि यह एपिसोड टेलीकास्ट होते ही आकर्ष के फैंस को खास इंसान शब्द से यही लगने वाला था कि आकर्ष किसी से प्यार में है। अंतरा ने देखा कि गरिमा बहुत बिजी थी। वह उसके पास जाकर पूछना चाहती थी कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए, लेकिन तब तक आकर्ष वापस आया और सोफे पर बैठ गया। तन्वी भी उसके साथ थी। आकर्ष ने अपनी आंखों पर हथेली रखकर उसे कवर कर दिया। अंतरा ने आकर्ष से पूछा कि क्या शूटिंग पूरी हो गई। आकर्ष ने जवाब दिया कि शूटिंग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन यह उसका आखिरी टचअप होने वाला है। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। इतनी देर तक शूटिंग करने के बाद आकर्ष अब थक गया था, इसलिए पास में एक मेकअप चेयर पड़ी होने के बावजूद अंतरा ने आकर्ष को चेयर पर बैठने के लिए नहीं कहा। उसने मेकअप किट ज़मीन पर रखी और आकर्ष के पास सोफे पर बैठकर उसे टचअप करने लगी। अंतरा ने कहा, आकर्ष थोड़ा नीचे सरकोगे? आपके फेस तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। यह सुनकर आकर्ष तुरंत नीचे सरक गया। उसने अपना सर सोफे की बैक पर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अंतरा ने टचअप शुरू कर दिया। वहां पर लाइट कम थी, इसलिए अंतरा को बार बार आकर्ष के चेहरे के नज़दीक जाकर देखना पड़ रहा था। टचअप हो जाने के बाद अंतरा ने एक आह भरी और कहा, डन। अभी बैठकर और आराम करना है या जाना भी है? लेकिन जवाब में अंतरा को खराटे की आवाज़ सुनाई दी। तब जाकर अंतरा को पता चला कि आकर्ष पहले ही सो चुका था। बहुत देर से कोई आकर्ष को सेट पर बुलाने के लिए नहीं आया था, इसलिए अंतरा को लगा कि शायद उन लोगों ने आकर्ष को रेस्ट करने के लिए टाइम दिया होगा। अंतरा धीरे से उठी ताकि आकर्ष की नींद खराब ना हो। उसे एहसास हुआ कि सेलिब्रिटी होना भी आसान काम नहीं है।
अंतरा ने किसी को बोलकर एक ब्लैंकेट मंगवाया और आकर्ष को उठाया, लेकिन अंतरा को पता नहीं था कि पर्दे के पीछे से एक मोबाइल फ़ोन में कोई उन दोनों के फ़ोटो खींच रहा था। लगभग 20 मिनट बाद एक असिस्टेंट आकर्ष को बुलाने आया। आकर्ष ने उठकर एक बोतल पानी पिया और सेट पर गया। अंतरा का काम खत्म हो चुका था और गरिमा ने पहले से अंतरा को छूट दे रखी थी कि उसका काम खत्म होने के बाद वो घर निकल सकती है। उसे आकर्ष का काम खत्म होने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अपना सामान पैक करने के बाद अंतरा तन्वी और गरिमा से मिली और फिर स्टूडियो के बाहर निकलकर टैक्सी ली। जब वो घर पहुंची तब रात के 2 बज रहे थे। अंदर जाते ही अंतरा ने देखा कि महेश और लता हॉल में चुपचाप बैठे थे। अंतरा को माहौल थोड़ा टेंशन वाला लगा। अंतरा ने पूछा, लगता है आज मिस्टर और मिसेस दीक्षित को नींद नहीं आ रही है। अंतरा की बात सुनकर लता ने एक आह भरी और सोफे से उठते हुए पूछा, अंतरा, आज तुम्हें घर लौटने में बहुत देर हो गई है। महेश तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। लता के लहजे में बदले का सुर था। अंतरा ने जवाब दिया, मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, इसलिए देर हो गई। यह सुनकर लता जानबूझकर कुछ कहने जा रही थी, लेकिन बीच में रुक गई। उसने मुड़कर महेश की तरफ देखा और एक आह भरते हुए बताया कि वैसे तो उसे अंतरा के काम पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन एक लड़की को रात को इतना लेट घर आना ठीक बात नहीं है। अभी भी महेश कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अंतरा को समझ आ गया था कि महेश अच्छे मूड में नहीं था। अंतरा सोचने लगी कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे महेश नाराज़ हो, इसलिए पक्का लता ने कोई नई चाल चली होगी। अंतरा ने तय किया कि पहले वो मामला क्या है यह पता लगाएगी, उसके बाद ही अपने अगले कदम के बारे में सोचेगी। अंतरा ने धीरे से कहा, मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे अक्सर घर पहुंचने में देर हो जाती है। अंतरा के यह बोलते ही महेश ने पूछा, तुम्हारा ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो तुम्हें मर्दों के साथ इतनी देर रात तक एक कमरे में रहना पड़ता है। यह सुनकर अंतरा की भौहें उठ गई। उसे समझ नहीं आया कि महेश किस बारे में बात कर रहा था। महेश ने सख्त लहजे में कहा, लता, उसे फ़ोटो दिखाओ। लता ने नेक बनने का नाटक करते हुए सलाह दी, आप गुस्सा मत हो, अंतरा काफ़ी समझदार है, हो सकता है हमें ही कोई गलतफहमी हुई हो। यह सुनते ही महेश ने गुस्से से सेंटर टेबल पर अपना हाथ पटका और कहा कि अगर यह गलतफहमी होती तो ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद महेश ने अंतरा से पूछा कि वो क्या काम करती हैं। अंतरा ने जवाब दिया कि वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। महेश ने पूछा कि क्या वो मेल सेलिब्रिटी को भी मेकअप करती हैं। अंतरा ने हाँ में जवाब दिया। महेश खफा हो गया। उसने अंतरा से कह दिया, कल ही ऑफिस जाकर अपने बॉस से बात कर लो कि वो तुम्हें किसी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ रखें, क्योंकि मेल सेलिब्रिटी आखिर होते तो आदमी ही हैं। ऊपर से वो लोग हर दूसरे दिन किसी न किसी वजह से न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर चर्चा में रहते हैं। अब तुम मेरे घर में रहती हो, अगर तुम्हारे बारे में कोई अफवाह भी फैल गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब महेश यह बोल रहा था तब तक लता ने अपने फ़ोन पर फ़ोटो निकाल कर अंतरा को दिखाया। फ़ोटो में अंतरा और आकर्ष छाबरा दिख रहे थे। उस फ़ोटो को देखकर किसी को भी समझ आ जाएगा कि वो किसी स्टूडियो का मेकअप रूम था। आकर्ष आंखें बंद करके सोफे पर सोया हुआ था और अंतरा उसे ब्लैंकेट ओढ़ा रही थी। अंतरा तुरंत समझ गई, यह लता का जवाबी हमला था। एक बार तो गायत्री अंतरा और आकर्ष के चक्कर की अफवाह फैला चुकी थी, लेकिन उसी दिन उसका मेकअप उतर जाने की वजह से सबका ध्यान गायत्री पर चला गया था। उसके बाद गरिमा की मदद से अंतरा और आकर्ष का मामला दब गया था। उस वक्त तो लोगों ने यह सोच लिया था कि सेलिब्रिटी और उसके मेकअप आर्टिस्ट के बीच इतनी नज़दीकी संबंध आम बात होती है। पिछली बार अंतरा गिरने वाली थी और आकर्ष ने उसे पकड़ लिया था। इस बात को लोग एक बार इत्तेफाक मान सकते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। इस बार के फ़ोटो को देखकर कोई भी यही मतलब निकालेगा कि अंतरा और आकर्ष के बीच ज़्यादा ही नज़दीकियाँ हैं। अगर रिपोर्टर्स ने यह फ़ोटो देख लिया
तो उन लोगों के लिए यह गॉसिप लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अंतरा को एहसास हुआ कि गलती उसी की थी। इस बार वो लापरवाह थी। आकर्ष को ब्लैंकेट खुद ना उड़ाते हुए आकर्ष के असिस्टेंट को बोलना चाहिए था, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लता का कोई आदमी स्टूडियो में घुसकर ऐसा काम करेगा। अंतरा ने फिलहाल महेश और लता से कोई बहस ना करने का फैसला किया और महेश को भरोसा दिया कि वो अपने बॉस से बात कर लेगी। उसके बाद वो सीधा अपने रूम में आ गई। ऊपर पहुंचते ही उसके फ़ोन पर मिस्टर सैडो का मैसेज आया। जिसने वो फोटोज खींचे थे वो सुहानी कपूर का आदमी था। सुहानी खुद सेलिब्रिटी होने की वजह से अक्सर ऐसे स्टूडियोज़ में जाती रहती है, इसलिए उसे पता रहता है कि कौन से स्टूडियो में कहाँ मेकअप रूम है। पिछली बार तो वो कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार वो तुम्हें फंसाने का मौका हाथ से जाने नहीं देगी। यह जानकर अंतरा को याद आ गया कि पिछली बार सोशल मीडिया पर लोगों ने अंतरा को सुहानी से ज़्यादा खूबसूरत कहा था। ऊपर से सुहानी और गायत्री बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हो सकता है कि सुहानी गायत्री और खुद का साथ में बदला ले रही हो। लेकिन लता या गायत्री, जिसने भी यह किया था, उसने इस बार फोटो को मीडिया में देने के बदले सिर्फ महेश को दिखाए थे, क्योंकि इस बार उनके लिए अंतरा को बदनाम करने से ज़्यादा ज़रूरी यह था कि महेश का अंतरा पर से भरोसा टूटे। अंतरा को लग रहा था कि यह प्लान ज़रूर लता ने ही बनाया होगा। उसने कुछ देर तक इस मामले पर विचार किया और फिर सो गई। अगले दिन सुबह उठने के बाद अंतरा नहा धोकर फ्रेश हुई और ध्रुव की तबीयत देखने के लिए उसके कमरे में गई। ध्रुव के घाव अभी तक भरे नहीं थे। उसके चेहरे पर अभी भी पट्टी बंधी थी। लता और महेश ध्रुव के पास बैठे थे। गायत्री भी वहाँ थी, हालांकि वो बाकी लोगों से दूर सोफे पर बैठी फ़ोन पर टाइम पास कर रही थी। अंतरा को देखते ही गायत्री सतर्क हो गई। अंतरा ने महेश से पूछा, अब ध्रुव ठीक है मिस्टर दीक्षित? आज महेश थोड़ा नॉर्मल दिख रहा था। उसने अंतरा को जवाब दिया, ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। इतना बोलने के बाद महेश ने आगे अंतरा से कहा, मिस अंतरा, आई होप कि कल रात मैंने जो कहा था वो आपको याद होगा। यूसी, मैंने अभी अभी मिस्टर कश्यप का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है। इसके अलावा मेरे पास फ़िलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। यह सुनकर महेश को काफ़ी राहत मिली। अंतरा ने आगे महेश से कहा, लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्यप अंकल आपके टैलेंट की सराहना करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे काम से उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। अंतरा की बात सुनते ही महेश के चेहरे पर फिक्र दिखने लगी। उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि एक बहुत बड़े आदमी ने कश्यप जी के इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है। एक तरह से उसे कश्यप जी का बॉस भी कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कश्यप जी को उसकी बात सुननी पड़ेगी और इस वीकेंड पर उस बिग बॉस ने मुझे मिलने बुलाया है। उसने यह भी कहा है कि मैं अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर चलूं। अगर उसने मुझे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा? बिग बॉस, वो भी नीरज कश्यप के ऊपर? अंतरा को अंदाज़ा हो गया था कि वो कौन हो सकता है। अंतरा ने कहा, अगर उन्होंने आपको फैमिली के साथ बुलाया है तो इसका मतलब वो फैमिली लंच या डिनर होगा। महेश ने हाँ में जवाब दिया और बताया कि उस बिग बॉस ने सबको अपने घर पर इनवाइट किया है। उसके बाद महेश ने अपना गला साफ करते हुए अंतरा से कहने लगा कि दिक्कत यह है कि ध्रुव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग उसे साथ में लेकर नहीं जा सकते। किसी को उसके साथ घर पर रुकना पड़ेगा और गायत्री ने कभी किसी का इस तरह से ख्याल नहीं रखा है। इतना कहने के बाद महेश ने अंतरा को बताया कि वो लता और गायत्री को साथ लेकर जाएगा और अंतरा को ध्रुव के साथ घर पर रुकना पड़ेगा। अंतरा को समझ आ गया कि महेश के इतना सब बताने के पीछे का मतलब यह था कि वो अपने बिग बॉस के घर अंतरा को साथ लेकर नहीं जा सकता। अंतरा ने मन ही मन मजाक उड़ाया कि
महेश उसे घर पर अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी वो अंतरा को दिल से अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं है। एक इंटरनेशनल गार्डन डिज़ाइनर की नाजायज औलाद नहीं हो सकती, यह बात तो उसकी रेपुटेशन खराब कर देगी ना। वो अपनी पत्नी और पत्नी की पहली शादी से हुई बेटी को साथ ले जा सकता है, इससे लोग उसे दयालु और नेक इंसान मानेंगे। लेकिन महेश अपनी सगी बेटी को ले जाना पसंद नहीं करेगा। महेश को सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी थी। अंतरा को ख्याल आया कि उसकी माँ ने जिस आदमी से प्यार किया था वो बहुत ही नालायक है। आखिर अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर और मिसेस दीक्षित, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं छुट्टी लेकर घर पर रहूंगी और ध्रुव का ख्याल रखूंगी। यह सुनकर लता को समझ नहीं आया कि अंतरा इतनी आसानी से राजी कैसे हो गई। लता को लगा था कि अंतरा महेश के खिलाफ जाकर अपना और अपनी माँ का हक मांगेगी, लेकिन अंतरा एक भी शब्द कहे बिना मान गई थी। यह देखकर लता को बड़ी हैरानी हुई। लता ने आग लगाने की कोशिश करते हुए कहा, अंतरा, वैसे तो तुम्हारा भी हमारे साथ आने का पूरा हक है। आखिर तुम भी तो महेश की बेटी हो। अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं मिसेस दीक्षित, जो भी बैर था वो पिछली पीढ़ी के बीच था। मैं अब बस आप लोगों के साथ सुकून से जीना चाहती हूँ। मैं जिंदगी भर अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही हूँ। इतने सालों बाद मुझे अपने पिता के साथ रहने का मौका मिला है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें अब किसी और बात के लिए परेशान नहीं करना चाहती। अंतरा की बात सुनकर महेश बहुत खुश हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतनी समझदार बेटी मिली है। मैं जानता हूँ कि तुम बचपन में काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरी हो, लेकिन मेरी खुद की भी कुछ परेशानियाँ थीं। तुम समझ रही हो ना। अंतरा बिना कोई बहस किए महेश की बातों से सहमत हुई। महेश ने अंतरा की तारीफ में कहा, तुम अपनी माँ से बिल्कुल अलग हो। तुम नेक दिल लड़की हो। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। हम लोग एक ही परिवार हैं, लेकिन तुम्हें हम दोनों के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर भी अंतरा मुस्कुराते हुए सहमत हुई। वीकेंड पर होने वाली उस फैमिली गेट टुगेदर के लिए महेश काफ़ी एक्साइटेड था। उसने नीरज कश्यप से बोलकर फ्राइडे की छुट्टी भी ली थी, ताकि वो लता और गायत्री को कपड़े खरीदने ले जा सके। शॉपिंग के लिए जाने से पहले गायत्री ने ज़ोर से पूछा, माँ, वैसे हम शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं? लता ने भी ज़ोर से बोलते हुए जवाब दिया, हम जिसे मिलने वाले हैं वो कोई आम बिजनेस फैमिली नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कपड़े भी तो उस लेवल के खरीदने पड़ेंगे ना। और वैसे कपड़े तो बॉलीवुड के किसी डिज़ाइनर के बुटीक में ही मिलेंगे। वो दोनों जानबूझकर ज़ोर से बातें कर रहे थे ताकि अंतरा को सुनाई दे और उसे पता चले कि जिस बेटी को महेश दुनिया के सामने ले जा रहा था वो अंतरा नहीं बल्कि गायत्री थी, क्योंकि गायत्री अब्रॉड में पढ़ी थी और अंतरा इंडिया में, वो भी सिर्फ 12वीं तक। भले ही महेश अब गायत्री को पसंद नहीं करता था, लेकिन ऐसे मौके पर अंतरा के बदले गायत्री को साथ ले जाना उसके लिए सेफ था। महेश सबसे पहले जाकर गाड़ी में बैठ गया। लता और गायत्री पीछे बातें करते आ रहे थे। गायत्री ने लता से पूछा, माँ, पापा जिस बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे उसका बैकग्राउंड क्या है? इसके जवाब में लता ने बताया, पता नहीं बेटा, मुझे बस इतना ही पता है कि उस आदमी के बिजनेस के बारे में किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है और शॉपिंग मॉल के मामले में नीरज कश्यप ने उसी आदमी की मदद से रुद्र को हरा दिया था। यह सुनकर गायत्री ने एक आह भरी और पूछा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आदमी रुद्र से भी ज़्यादा अमीर और पावरफुल है। यह सुनते ही लता ने गायत्री की तरफ देखा। उसे समझ आ गया कि उसके और गायत्री के ख्याल काफ़ी मिलते हैं। लता ने गायत्री का हाथ पकड़कर धीरे से बताया कि उसने बिग बॉस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पता की है। वो आदमी जवान है, वो बचपन से ही अब्रॉड में रहा है, इसलिए यहाँ के मामले उसे ज़्यादा पता नहीं हैं। लता की बातें सुनकर गायत्री की आंखें चमक उठी। उसने कहा, माँ, मेरे पास एक आइडिया है। इसके जवाब में लता ने कहा,
सिर्फ तेरे पास नहीं, मेरे पास भी वही आइडिया है। अब हम रुद्र के भरोसे नहीं बैठ सकते। पहले एक बार इस बिग बॉस से मिलकर सिचुएशंस देख लेते हैं, उसके बाद काम पर लग जाएंगे। लता की बात सुनकर गायत्री को काफ़ी खुशी मिली। अब रुद्र उसे पसंद करे या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसके पास रुद्र से भी बेटर ऑप्शन था। अपनी माँ से सपोर्ट मिलने पर गायत्री काफ़ी खुश थी, क्योंकि गायत्री की ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था, अमीर आदमी से शादी करो और ज़िंदगी भर ऐश करो। वैसे भी गायत्री पहले से ही कामचोर थी, ना ही उसे घर का काम करने में कोई इंटरेस्ट था, ना ही ऑफिस का। उसका यह मानना था कि मेहनत करने का काम आदमियों का है, औरतों को बस अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। गायत्री को यह भी ख्याल आया कि अगर यह बिग बॉस अब्रॉड में रहकर बड़ा हुआ है तो वो बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि बाहर तो लड़के और लड़कियां अपने पार्टनर्स ऐसे बदलते हैं जैसे कि कपड़े बदलते हों। इसलिए गायत्री का रुद्र से रिश्ता था, उससे उस बिग बॉस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गायत्री को खुद पर भरोसा था कि एक बार अगर उसका बिग बॉस के साथ वन नाइट स्टैंड हो जाए तो वो उसे आराम से अपने जाल में फंसा लेगी। गायत्री यह सब सोच रही थी, तब लता ने धीमी आवाज में गायत्री को चेतावनी दी, अभी फिलहाल इस बात को अपने अंदर ही रखना, और महेश को तो गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। एक तो वैसे ही उसे बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है कि तुझे इस घर में कुछ दिनों तक रहने दे। यह सुनकर गायत्री ने जवाब दिया, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुम्हारा पति वैसे भी इज्जत का भूखा है। अगर मैंने उस बिग बॉस को पटा लिया तो महेश का भी तो नाम बड़ा हो जाएगा ना, और एक बार मेरी वजह से उसकी इज्जत बढ़ गई तो वो अंतरा की तरफ देखेगा भी नहीं। गायत्री की बात सुनकर लता सोच में पड़ गई। महेश को सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी थी, यह बात लता से ज़्यादा कौन बेहतर जानता था। अगर गायत्री ने बिना कोई गलती किए बिग बॉस को अपने जाल में फंसा लिया तो महेश के दिल में गायत्री के साथ साथ लता की भी इज्जत बढ़ जाएगी, और अब अंतरा दोनों माँ बेटी पर भारी पड़ रही थी, इसलिए वैसे भी अंतरा से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही था। लता को एहसास हुआ कि उसकी बेवकूफ़ बेटी ने आज पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। लता यह सब सोच रही थी, तब महेश ने गाड़ी से आवाज़ लगाई, अरे कितना टाइम है तुम लोगों को, जल्दी चलो। यह सुनते ही लता ने तुरंत हाँ में जवाब दिया, और फिर दोनों माँ बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। अंतरा घर के दरवाजे पर खड़ी गाड़ी को गेट के बाहर जाता देखती रही। दोपहर होते ही ध्रुव को भूख लगी। अंतरा ने उसके लिए दलिया बनाया और ध्रुव के पास बैठकर अपने हाथों से उसे खिलाया। हमेशा शैतानी करने वाला बच्चा आज एक गुड बॉय बन गया था। बेस्वाद दलिया भी उसने चुपचाप खा लिया। हालांकि अंतरा को यह बेअदब लड़का पसंद नहीं था, लेकिन उसके दिल में ध्रुव के लिए कोई बैर भी नहीं था। दलिया खिलाने के बाद अंतरा ने एक गिलास में फ्रूट जूस भरा और ध्रुव को दिया। ध्रुव जूस पीने लगा। उसके बाद अंतरा दलिया की खाली प्लेट उठाकर किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन तुरंत ध्रुव ने अंतरा को रोक लिया। अंतरा ने रुककर रुद्र की तरफ देखा। उसे पता था कि यह शरारती बच्चा उसे आसानी से जाने नहीं देगा। अंतरा ने ध्रुव की तरफ सवालिया नज़र से देखा। ध्रुव ने अंतरा को पूछा, क्या तुम प्लेट धोने जा रही हो? जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो वापस आते वक्त लेकर आऊंगी। इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वो प्लेट धोने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, उसे फेंक दो। यह सुनकर अंतरा को बड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि ध्रुव प्लेट्स फेंकने को क्यों कह रहा है। उसने ध्रुव से कह दिया कि वो इस तरह घर की चीज़ें फेंक नहीं सकती। वैसे भी अंतरा ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोच सकती थी, लेकिन अंतरा को पता था कि अगर ध्रुव की बात मानकर उसने ऐसा किया भी
तो लता को और एक बहाना मिल जाएगा और वो उसके सर पर चढ़कर नाचेगी। अंतरा ने ध्रुव से पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरा ख्याल करते हो कि मुझे प्लेट्स भी नहीं धोने देते। यह सुनते ही ध्रुव ने मुंह फुलाकर कहा, मैं क्यों तुम्हारा ख्याल रखूं? मुझे तो बस यह डर है कि कहीं तुम मेरे घर की प्लेट्स गिराकर तोड़ ना दो। लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रही। अंतरा ध्रुव से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने ध्रुव को भरोसा दिया कि वो बहुत ध्यान रखेगी ताकि कोई प्लेट उसके हाथ से ना गिर जाए। लेकिन ध्रुव चिढ़ गया कि अंतरा उसकी बात मान क्यों नहीं रही। ध्रुव ने अंतरा को ऑर्डर दे दिया कि जो काम उसने मना कर दिया है वो अंतरा को नहीं करना है। अंतरा को समझ आ गया कि फिर से ध्रुव अपनी जिद पर उतर आया है। अंतरा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं प्लेट धोने नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे वजह तो बतानी पड़ेगी कि तुम क्यों मुझे मना कर रहे हो। ध्रुव ने जवाब दिया, कोई वजह नहीं है। यह बोलते हुए ध्रुव ने अपनी नज़रें फेर ली। यह देखकर अंतरा ने कहा, ठीक है, फिर तुम प्लेट्स धोओगे, जूनियर मिस्टर दीक्षित। अंतरा के यह कहते ही ध्रुव ने एक आह भरी और कहा, लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बात यह है कि आज सुबह मैंने मेरी दीदी को डिश वॉशर की बोतल में ट्रांसपेरेंट लिक्विड डालते हुए देखा था। अगर तुमने डिश वॉशर यूज़ किया तो तुम्हें भी मेरी तरह चोट लग जाएगी। यह सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। ध्रुव ने आगे कहा, अब मिल गई वजह। वो लिक्विड बहुत जलता है, इसलिए तुम्हें कब से मना कर रहा था। अंतरा ने ध्रुव से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। यह सुनते ही ध्रुव ने अपने घमंडी लहजे में कहा, तुम्हारी मदद कौन करेगा। एक तो मेरी फैमिली घर पर नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ को कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। अगर मुझे भूख लगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। यह सुनकर भी अंतरा ने ध्रुव को कोई जवाब नहीं दिया। वह उसके साथ बहस नहीं करना चाहती थी। अंतरा सीधा वहां से किचन में गई और डिश वॉशर की बोतल उठाकर ध्यान से उसका ढक्कन खोलकर उसे सूंघा। उसमें से डिश वॉशर की स्मेल नहीं आ रही थी। वो बोतल भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, इसलिए बाहर से देखकर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या भरा हुआ है। अगर ध्रुव ने चेतावनी ना दी होती और अंतरा ने प्लेट्स धोने के लिए इसे डिश वॉशर समझकर लिक्विड अपने हाथों में लिया होता तो उसके हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाते। अंतरा को ख्याल आया कि गायत्री ने अब तक हार नहीं मानी थी और फिर अचानक उसे याद आया कि पहले किचन में प्लास्टिक की डिश वॉशर लिक्विड की बोतल हुआ करती थी, लेकिन आज स्टेनलेस स्टील की बोतल थी। क्योंकि प्लास्टिक को तो सल्फ्यूरिक एसिड पिघला देता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में यह एसिड रखा जा सकता है। अंतरा को ख्याल आया कि उसने लता को सबके सामने अनपढ़ कहा था, इसलिए शायद लता ने केमिस्ट्री के ट्यूशन लगा लिए थे। यह सोचते हुए अंतरा को हंसी आ गई। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और वापस उसकी जगह पर रख दी। उसके बाद उसे कैबिनेट से असली वाले डिशवॉशर लिक्विड की बोतल मिली, जो कि वहाँ पर छुपा कर रखी गई थी। अंतरा ने प्लेट चम्मच वगैरह धोए और उनकी जगह पर रख दिए। उसके बाद अंतरा वापस ध्रुव के पास चली गई और शाम तक उसी के कमरे में रही। महेश, लता और गायत्री लौटे तब शाम का सूरज लगभग ढल चुका था। महेश की गाड़ी की डिक्की डिज़ाइनर कपड़े, जूते, थोड़ी बहुत ज्वेलरी और कॉस्मेटिक से भरी पड़ी थी। वो सारा सामान निकालकर जब वो लोग घर में दाखिल हुए तब अंतरा ने सबके लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर तैयार रखा था। उन लोगों को देखते ही अंतरा सोफे से उठी और टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप लोग शॉपिंग करके थक गए होंगे, आइए खाना तैयार है। गायत्री अंतरा के खूबसूरत हाथों को फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, तुम्हारे हाथ तो। यह सुनते ही लता ने तुरंत गायत्री की तरफ देखा, लेकिन गायत्री कुछ नहीं बोल पाई। अंतरा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। उसने अपने हाथों की तरफ देखते हुए गायत्री से पूछा, मेरे हाथों को क्या हुआ। लेकिन लता ने तुरंत मामला संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं,
वो गायत्री तो तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करना चाहती थी। यह सुनकर महेश ने हंसते हुए कहा, आपने क्या बनाया है मिस अंतरा? जरा मैं भी तो देखूं। अंतरा ने महेश को डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर सर्विंग बाउल में हर एक डिश दिखाते हुए बताया, रोटी, बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, जीरा राइस और सैलेड। मिस्टर दीक्षित, अगर इसके अलावा आपको और कुछ खाना हो तो बताइए, तुरंत बन जाएगा। महेश ने तुरंत जवाब दिया, अरे कैसी बात कर रही हो, इतना काफ़ी है, अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टेबल पर लगा खाना देखकर महेश के मुंह में पानी आ गया। पूरे दिन शॉपिंग करने के बाद सबका बहुत भूख लगी थी, खासकर महेश को। वैसे भी औरत के साथ शॉपिंग करना आसान काम नहीं होता। ऊपर से महेश के साथ तो आज दो औरतें थीं। महेश ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, लता, खाना देखने से तो लग रहा है कि मिस अंतरा तुमसे भी अच्छा खाना बनाती हैं। यह सुनकर लता ने महेश को मन में बहुत गालियां दी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह नकली मुस्कुराहट रखते हुए वो उसकी बात से सहमत हुई। महेश ने लता से पूछा, तो फिर किसका इंतज़ार कर रही हो? आओ खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। इतना बोलने के बाद कुर्सी पर बैठते हुए महेश को अपना अनमोल रतन याद आ गया और उसने अंतरा से पूछा, ध्रुव ठीक है, उसने खाना खाया? अंतरा ने महेश को जवाब दिया, हाँ बेटर है, और मैंने उसे दोनों टाइम दलिया खिलाया है। यह सुनकर गायत्री अंतरा को ताना मारने से नहीं चूकी। उसने अंतरा से कहा, पापा के लिए तुमने इतना सारा खाना बनाया, लेकिन ध्रुव के लिए बेस्वाद दलिया? तुम सच में दोगली हो। गायत्री की बात सुनकर अंतरा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने शांति से गायत्री को जवाब दिया, तुम में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि ध्रुव के चेहरे पर चोट आई है, इसलिए उसे तेल मसाले वाला खाना नहीं देना चाहिए, और नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं। तुमने कभी किचन में पाँव रखा होता तो पता चलता ना कि कौन सी डिश कैसे बनती है। यह सुनकर गायत्री चौंक गई। वो महेश के सामने अंतरा की बेइज्जती करना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अपनी कही हुई बात पर वो खुद ही जलील हो जाएगी। गायत्री इतनी गुस्से में थी कि वो अंतरा को थप्पड़ मार देना चाहती थी, लेकिन लता ने उसे इशारा करके चुप रहने कह दिया। और फिर लता ने ही अंतरा को जवाब देते हुए कहा, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। तुमने यही कहा, गायत्री को खाना तो क्या चाय बनाना भी नहीं आता, लेकिन उसके बदले उसने पढ़ाई में मेहनत की है, और यहाँ तक कि अब्रॉड में भी पढ़ाई करके आई, जो कि हमारी फैमिली के लिए बड़े गर्व की बात है। लता की बात से सहमत होते हुए महेश ने भी यही कहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसने गायत्री की तारीफ में कहा कि गायत्री ने कम उम्र में काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। गायत्री को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। लता ने महेश की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने ठीक कहा, गायत्री इतनी स्मार्ट है, फिर भी नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो बिल्कुल आपके जैसी है। लता ने बड़ी चालाकी से गायत्री को एक और बार बेवकूफ़ साबित होने से बचा लिया था। अब अंतरा भी मामले को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती थी। उसके बाद माहौल शांत हो गया और सब लोग खाना खाने बैठ गए। गायत्री भी एक आज्ञाकारी बेटी बनते हुए महेश की प्लेट में खाना परोस रही थी और उसे पापा पापा कह रही थी। उन लोगों को पता नहीं था कि अब से कुछ ही देर में उन लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब क्या होने वाला था? कोई अच्छी खबर आने वाली थी या बुरी?